नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान का फॉर्मेशन किन हालात में हुआ, क्या सिचुएशंस थी जिन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मेशन को गवर्न किया, और राइट आफ्टर फॉर्मेशन क्या सिचुएशंस बनी ऑन पाकिस्तान साइड जिसके कारण उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए एंड किस तरीके से हाउ इट वाज शेप्ड बिकॉज ऑफ द इनिशियल डिसीजंस, बिकॉज ऑफ द वे पाकिस्तान वाज फॉर्म। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि देखिए, इंडिपेंडेंस बहुत सारी कंट्रीज़ को, बहुत सारे रीजन्स को कॉलोनियल पावर्स से मिला था 20th सेंचुरी में। कॉलोनियलिज्म धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा था। आप अफ्रीका देखें, आप साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका देखेंगे, आप साउथ ईस्ट एशिया देखेंगे, आप मिडिल ईस्ट देखेंगे, यहाँ पर सब जगह आपको कंट्रीज़ और रीजन्स मिलेंगे जो या तो न्यूली फॉर्म्ड थे या दे बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर कॉलोनियल पावर्स। राइट, इंडिपेंडेंस बहुत सारी कंट्रीज़ को मिली है। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब 50-60 कंट्रीज़ तो ऐसे ही व्हेन यू कंबाइन अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ आपको वैसे ही दिख जाएंगी। पर एक बात जाननी और समझनी बहुत ज़रूरी है कि सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ अच्छे से, स्टेबिलिटी से ऑपरेट नहीं कर पाई। ठीक है, तो मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो कॉन्गो, युगांडा, रवांडा, सूडान, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे, माली, चाड। एशिया में या अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जहाँ पे सुहर्तो की डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी 1998 तक, अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, लेबनान, लिबिया, यमन, अल्जीरिया। यहाँ ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ इंडिपेंडेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही, बहुत ज़्यादा खटपट होते रही। कभी कू हो रही है तो कभी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है या सिविल वॉर में एम्ब्रॉयल्ड हो जाती है कंट्री। तो इस तरीके से मेरा बस कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस तो बहुतों ने हासिल करी, पर उस इंडिपेंडेंस को सही से मेंटेन कर पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है, जिस चैलेंज को पाकिस्तान बिल्कुल अच्छे से नहीं निभा पाया है। ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। पूरे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में कुछ 30 या 34 साल स्टेबल गवर्नमेंट्स रही है। कोई उनकी एक भी सरकार अभी तक ऐसी नहीं हुई है जिन्होंने अपने जो भी 4 या 5 साल का जो टर्म होता है वो अपना एक टर्म पूरा किया हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस हासिल करी और किस तरीके से हासिल करी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ डिड यू अचीव योर इंडिपेंडेंस? और इसलिए मैं आपका कनेक्शन पिछले एपिसोड से जोड़ना चाहूँगा कि थ्रू आउट आर नेशनल मूवमेंट, द कांग्रेस मूवमेंट। देखिए, पहली बात तो जो भी अगर आप सुनने वाले हैं, प्लीज़ डू नॉट कंपेयर द टू कांग्रेस पार्टी, है ना। इस तरीके से समझिए कि एक वो स्कूल होता है जहाँ से आप पढ़ के निकले हैं, ठीक है, और 20 साल बाद मान लीजिए वो स्कूल की हालत बहुत ख़राब हो गई, वो एक बेकार स्कूल में गिरा जाने लग गया शहर के, तो आपका उस स्कूल से नहीं कोई आइडेंटिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 20 साल पहले जो सिचुएशन थी वो स्कूल भी अलग था, आप भी अलग थे, वहाँ पे पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ अलग था। अब वो स्कूल की सिर्फ एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में कौन रहता है, किस तरीके से वो बिल्डिंग ऑपरेट होती है, कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ता है, वो सब अलग है। तो आप स्कूल के नाम को कंपेयर करके नहीं देख सकते। उसी तरीके से आप एक पॉलिटिकल पार्टी को कंपेयर करके नहीं देखते। सेम अप्लाइज फॉर बीजेपी ऑल्सो। बीजेपी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन बीजेपी ऑफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह। Or similarly, Congress of that had Lal Bahadur Shastri and probably Jawaharlal Nehru and Vallabh Bhai and Mahatma Gandhi is significantly different than the current Congress party. So let's not compare. Let's not do that. It's injustice to history. Let's not do that. So what I'm trying to say here is that कांग्रेस मूवमेंट जो था, जो कांग्रेस पार्टी ने जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीड किया इस कंट्री में, उसमें उन्होंने हमेशा ये मेंटेन करके चले कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे दलित, सारे अनटचेबल्स, सारे विमेन, सारे मैन,
सारे जेंडर्स, फार्मर्स, नॉन फार्मर्स, जमींदार, सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सारे देश को, सारी अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग कल्चर्स को, हम सब को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ वॉट वॉज डिफरेंट अबाउट हाउ वी अचीव्ड आर इंडिपेंडेंस. अगर आप मेरी मॉडर्न इंडिया पे जो हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पे जो सीरीज सुनेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर होगा कि हर एक दशक में some part of our society came into the mainstream independence movement. जैसे 1920s में आप देखेंगे तो फार्मर्स को लेके बहुत ज़्यादा मूवमेंट चला, वे दे स्टार्टेड फीलिंग कनेक्टेड टू द लार्जर मूवमेंट. देन 30s को देखेंगे तो आप सोशलिज्म का राइज होते हुए दिखता है, और कास्ट बेस्ड जो कास्ट का आइडिया, इसकी सारी कास्ट, सारे जो एथनिसिटीज़ है वो साथ में होनी चाहिए, ये आइडिया उभर के आता है. तो ऐसे हर एक दशक में आपको कोई ना कोई एक ऐसा मेन स्ट्रीम में आते हुए, जुड़ते हुए दिखेगा. ठीक है, तो दैट वॉज extremely important because now you don't have your independence movement based on just one identity. Freedom का मतलब for a man, for a woman, for a farmer, for lower caste, for all different languages, for all cultures, for all religions, everyone has their meaning of freedom. सबको आज़ादी मिल रही है और इस बात का ध्यान रखा गया. ये बात बहुत समझनी जरूर. और पाकिस्तान को ऑन दी ऑपोजिट एंड आप जब देखेंगे, अब पाकिस्तान ही छोड़ दीजिए, आप बहुत सारी कंट्रीज की हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे, द वे द फ्रीडम वॉज अचीव्ड उस कारण से डिटरमाइन हो गया कि बाद में कैसे होगा. इफ लेट्स से द फ्रीडम वॉज अचीव्ड थ्रू ट्रेमेंडस वायलेंस, लेटर ऑन इंस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी एंड वायलेंस का ही यूज होते हुए दिखेगा बाद में भी. इफ freedom was achieved by keeping one specific group based on religion, caste, ethnicity, whatever, if it was achieved by doing that, then बाद में जाके बहुत ज़्यादा सिविल इश्यूज होंगे, बहुत सिविल वॉर्स होंगे, ये देखने को मिलेगा. तो फिर से मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ, मैं 7 मिनट स्पेंड किए हैं कि फ्रीडम तो अचीव करनी है, किस तरीके से करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब हम जब देखेंगे कि पाकिस्तान का जो फ्रीडम था वो अचीव हुआ था रिलीजियस नेशनलिज्म के बेसिस पे, कि एक रिलीजन के लोग, बस उसी के बेसिस पे हमारी आइडेंटिटी है. और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आप कोई भी रिलीजन के हो, रिलीजन इज वन पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, one part of your identity. There is an economic part to your identity. For example, you might identify with some income strata group, right? There is a cultural part to your identity, which means you might be speaking certain language, you might be following some specific culture. तो रिलीजन तो आपकी आइडेंटिटी का सिर्फ एक हिस्सा है, उसको पूरी आइडेंटिटी आप नहीं बना सकते. यही मैंने एग्जाम्पल पिछले एपिसोड में एक दिया था कि फार्मर्स को ले लीजिए. अब भले हिंदू फार्मर हो या मुसलमान फार्मर, अगर वो गरीब है तो भाई उसकी आइडेंटिटी रिलीजियस कोई भी हो, उसकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी के बेसिस पे वो गरीब इंसान है. और ये बात हमको समझनी बहुत ज़रूरी है. और इसी कारण से अब हम चलते हैं, अब देखते हैं कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ. तो सबसे पहली बात, इट वाज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन रिलीजियस नेशनलिज्म एंड नॉट सिविक नेशनलिज्म. सिविक नेशनलिज्म का मतलब है कि सारी टाइप की आइडेंटिटीज को समाते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम. ठीक है, तो अब ये सोचिए आप कि जैसे ही पाकिस्तान बना, पहली एक्सपेक्टेशन क्या हो गई? पहले तो सबसे बेसिस ऑफ रिलीजन बना तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन गए, और वेस्ट पाकिस्तान की पहले ही ये एक्सपेक्टेशन हो गई कि जो ईस्ट पाकिस्तान है दे शुड अडॉप्ट उर्दू एज देयर लैंग्वेज. ये देखिए यहीं पर गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि एक ही आइडेंटिटी है, सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी है. ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि भाई लैंग्वेज एक बहुत बड़ी, इनफैक्ट लैंग्वेज इज मोर पावरफुल देन रिलीजन. यही हमको समझ में आता है जब बांग्लादेश बनेगा, क्योंकि वहां के जो बंगाली मुसलमान थे उन्होंने बोल दिया भाई हमको क्या करना उर्दू से, आपकी लैंग्वेज है आप रखिए. नहीं बोले नहीं, उर्दू ही रखनी पड़ेगी. तो देखिए वो बांग्ला प्राइड जो है वो आएगा, और फिर आगे चल के जब अब विभाजन, जब पाकिस्तान विल बी डिवाइडेड इनटू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो इसी कारण से, क्योंकि लैंग्वेज बिकेम अ बिगर फोर्स. और लैंग्वेज, यस लैंग्वेज इज बिगर फोर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप दुनिया की मैप को उठा के देखिए, कितने ही नेशन है जो सिर्फ लैंग्वेज आइडेंटिटी के बेसिस पे बने हुए हैं. तो लैंग्वेज इज पावरफुल देन रिलीजन.
राइट हमारे देश में भी देख लीजिए इतने स्टेट्स हैं। आज महाराष्ट्र का हिंदू और महाराष्ट्र का मुसलमान बहुत दोनों मराठी बोलते हैं। आंध्र का हिंदू और आंध्र का मुसलमान, आंध्र का क्रिश्चियन, आंध्र में रहने वाले बहुत सारे सिख लोग वो वहाँ की लैंग्वेज तेलुगु बोलेंगे। वैसे आप कर्नाटक में, तो लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और ये इसलिए पावरफुल हो जाती है क्योंकि लैंग्वेज इज़ ट्रांजैक्शनल। आप किराने की दुकान पे जाएंगे, आप ऑटो रिक्शा पकड़ने के लिए जाएंगे, आप किसी से भावताव करेंगे, सब में आप लोकल लैंग्वेज में अगर माहिर है तो ज़्यादा अच्छा काम हो पाता है। इसलिए लैंग्वेज डोमिनेट करती है। ठीक है, तो पहली बात यही समझिए कि रिलीजियस नेशनलिज्म के बेसिस पे फॉर्मेशन हुआ, सिविक नेशनलिज्म के बेसिस पे नहीं हुआ। अच्छा, अब हो तो गया फॉर्मेशन। उसके बाद भाई मोहम्मद अली जिन्ना, जो मैंने कहा पर्सनल लाइफ में अपने सेक्युलर थे, पर्सनल लाइफ का कोई मतलब होता नहीं है, तो अपने पर्सनल लाइफ की सेक्युलर अप्रोच को लाने के लिए 1947 11 अगस्त 1947 में जिन्ना गेव अ स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। और इस स्पीच को मैं थोड़ा सा कोट उनका पढ़ के बताता हूँ। एक, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. मतलब स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखने की बात इन्होंने कह दी वहाँ पे, पर इनके कहने से क्या होगा? बिकॉज दैट वॉज अ हॉलो प्रॉमिस। वाई? बिकॉज जब तुम्हारे कंट्री की आइडेंटिटी ही रिलीजियस बेसिस पे बनी है, तो आप कैसे तुम बोल सकते हो कि अच्छा आप कोई भी रिलीजन हो हमारे स्टेट के अंडर आप वर्शिप कर सकते हो या कहीं पे भी जा सकते हो? ठीक है, तो प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं हो गई। और जिन्ना गुजर गए अगले साल ही 1948 में। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई अब समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि उनके जितने मेजर लीडर्स थे, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, खुद मोहम्मद अली जिन्ना, दे बिलोंग टू मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ इंडिया सच एज यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे। जिन्ना खुद बॉम्बे के थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो खुद अपने माइनॉरिटी प्रोविंस से वहां जाकर पाकिस्तान में पहुंच गए हैं, तो उनकी सिविल लीडरशिप को कोई एक्सेप्टेंस नहीं था इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। कोई एक्सेप्टेंस नहीं था। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा क्या था? फॉर लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम इंडिया आफ्टर पाकिस्तान फॉर्मेशन डिड नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एग्जिस्टेंस ओनली। दे यूज्ड टू कॉल इट लाइक इंडिया एंड सेसीडेड पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। और विजया लक्ष्मी पंडित ने तो यूएन में जाकर इतना भी कह दिया था कि पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया। ठीक है, ये 1948 की बात है। और उसके बाद ऑफ कोर्स सितंबर 1948 में यूएन ने इंक्लूड कर लिया पाकिस्तान को। बट कहने का मतलब है कि कोई ऐसी उसके एग्जिस्टेंस को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा था शुरू में। ठीक है, फिर एक जम्मू कश्मीर वॉर भी हो गया, जिसमें हम आगे आने वाले एपिसोड पे बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर जब ये जम्मू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इनिशिएट पाकिस्तान ने ही किया था और इंडिया ने उसका भरपूर अच्छे से जवाब दिया। पर इसके बाद अब पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फील होने लग गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील होने लग गया, एंड स्पेशली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली द अप्रोच इज कि भाई हमको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो हम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और इसके लिए हमको अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करना होगा। देखिए अभी यहाँ से वो आर्मी वाली बात आने लग गई है। ठीक है, मिलिट्री वाली बात कि हमको अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना होगा, स्ट्रांग रखना होगा। फिर जिन्ना पास्ड अवे इन 1948 विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब ये आ गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बना। इसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाउ टू मेक अ टॉलरेंट स्टेट आफ्टर क्रिएशन इन द नेम ऑफ किस नाम पे बनाया था पाकिस्तान और किस नाम पे सेपरेशन हुआ था कि इस्लाम इज इन डेंजर। पूरी इस्लामिक आइडेंटिटी के बेसिस पे बना। अब वहाँ पे हम कैसे एक टॉलरेंट स्टेट बनाएं, कैसे एक सेक्युलर स्टेट को जन्म दें। और यही मैं बहुत लोगों से कहना चाहता हूँ, यही डिफरेंस है हम में और उस कंट्री में। हमारे यहाँ के भी लोग बहुत अनर्गल बातें करते हैं, बहुत बकवास भरी बातें करते हैं कि फलाना रिलीजन, फलाना टाइप के लोगों को ये कर दो वो कर। अरे बेवकूफ़ी है। आपको अपने साइड में पड़ोसी को देखकर ही समझना चाहिए कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। ठीक है, तो ये प्लीज़ अपने थोड़ा सा, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम जाके लोगों को डिबेट में हरा दें। इसलिए मुझे हिस्ट्री पढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि भाई अपनी सोच थोड़ी खुलती है, समझ में आता है कैसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये
एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पा रहा है, और उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक टॉलरेंट स्टेट कैसे बनाए व्हेन द आइडेंटिटी इज इस्लामिक इन द बिगिनिंग। दूसरी बात क्या थी, ईस्ट पाकिस्तान पॉपुलेशन, मतलब बांग्लादेश, करंट बांग्लादेश की पॉपुलेशन वॉज ग्रेटर देन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान पुट टुगेदर। और इसलिए इस बात पे जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अपने हक को लेकर बड़ा मतलब प्रबल था। वो था कि भाई बांग्ला को आप लैंग्वेज आइडेंटिफाई करो, और ये लोग नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। अब 1949 में 1 ईयर आफ्टर जिन्ना पास्ड अवे, लियाकत अली खान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पीच देंगे, और इस स्पीच में बेसिकली ही विल रिकॉग्नाइज फॉर्मली द इस्लामिक आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से अब पाकिस्तान ट्रैजेक्टरी एज इस्लामिक रिपब्लिक वॉज फॉर्मली सेट इनटू मोशन। ठीक है, और ये बेसिकली उनके कुछ मैं आपको स्पीच के एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। द आइडियल्स दैट शुड इंस्पायर अस आर द आइडियल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम गिव्स रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ठीक है, वी वुड नॉट बी अ थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पोप या किसी जैसे आयातुल्ला खोमेनी जब आ गए थे ईरान में, तो वो थियोक्रेसी होती है कि आप रिलीजन के बेस्ड पे स्टेट को चला रहे हो, तो थियोक्रेसी नहीं होंगे हम, बट सोवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड। ये कितनी बड़ी बात कह दिया आपने। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस लिए थे 1949 में एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें लिख दिया ये कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड। ठीक है, अब यहाँ से ही बात आगे बढ़ी कि आपने रिलीजियस आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया इन दैट कंट्री। तो यहाँ से एक वो बात हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो है ही, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री को तवज्जो मिल गई। एक हुसैन हक्कानी है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, कभी मौका लगे तो थोड़ा बहुत आप पढ़िएगा उस किताब को भी। बेसिकली द किताब इज़ बिटवीन मॉस्क एंड बिटवीन मस्जिद एंड मिलिट्री, यही कि इस्लाम एक तरफ और मिलिट्री का रोल दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये अब यहाँ से डिसाइड होने लग गया। मतलब आप देखिए ना कि कश्मीर इन्वेजन हुआ 1948 में, तभी से ही समझ में आ गया कि भाई पाकिस्तान नीड्स मिलिट्री अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए, एंड मिलिट्री नीड्स मनी। और यहाँ से फिर समझ में आया कि भाई इन दोनों को अगर पाना है तो हमको वेस्ट का सपोर्ट चाहिए होगा। इंडिया ऑन दी अदर हैंड वॉज नॉन अलाइंड। लोगों को बहुत बार लगता है कि हम क्यों नॉन अलाइंड थे, हम क्यों नहीं यूएस के साथ हो गए, है ना। ये मैंने बहुत लोगों को सुना है ऐसा पूछते हुए, बट देखिए उसके जो कॉस्ट है ना वो बहुत भारी है। आप कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में पिस गए होते, आपको उन वॉर्स में हिस्सा लेना पड़ता जो आपके नहीं है। ठीक है, और आप एक गरीब कंट्री हो, आपकी इकोनॉमी आज जैसी नहीं है, आज तो बहुत अलग हालात है। डिसीजंस उस समय के हालात, उस समय के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिए जाते हैं। तो अगर वो डिसीजन समझने हैं क्यों हम नॉन अलाइंड रहे, तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा। 300 साल किसी कॉलोनियल पावर ने आप पे रूल करा है, और वही कॉलोनियल पावर अब कैपिटलिस्ट साइड पे हो गई है, और वही वेस्टर्न ब्लॉक है। क्या आप उनसे डरोगे नहीं? क्या आप उन समझोगे नहीं कि अरे भाई तुमने ही तो हमको रूल करा, हम तुम्हारे ही साथ कैसे हो जाए? राइट आफ्टर वी वॉन्ट टू होल्ड आवर ओन स्टांस, और इसीलिए हम किसी भी एक साइड पे झुके नहीं। दूसरी बात क्या है, लोगों को भले ही लगता है कि वी वर ऑन रशिया साइड, बट वी वर नॉट, राइट। वी ट्राई टू स्टे अवे and focus on our own development, our own progress. That was the whole idea. और फिर से जैसे मैंने कहा उस कॉन्टेक्स्ट में रख के सोचेंगे तो समझ में आएगा। तो ठीक है, अब 1950 में लियाकत अली खान विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पे हैरी ट्रूमन वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, है ना। कोल्ड वॉर उन्हीं के ही एक एडवाइज़र थे बर्नार्ड बारूश, उन्होंने ही कॉइन किया है ये टर्म। ठीक है, तो वहाँ कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, और पाकिस्तान शुरू से ही कम्युनिज्म से अवर्स रहा था, बिकॉज कम्युनिज्म इज़ नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। ध्यान रखिएगा बात, मार्क्स ने रिलीजियस आइडेंटिटी से काफ़ी अलग, रिलीजन को ही उन्होंने बहुत बार ये डिस्पैरिटी का बेसिस बताया था, जो एक्सप्लॉयटेशन है, तो रिलीजन से बहुत दूर। तो इसलिए पाकिस्तान वॉज अवर्स, इसलिए यूएस को पाकिस्तान एक बहुत बढ़िया ऑप्शन लगा। पहली बात,
तो यही था अवर्जन टू कम्युनिज्म। दूसरी बात यही था कि जोग्राफिकल लोकेशन बहुत स्ट्रांग थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान हैज़ बॉर्डर्स विद ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना। तो यूएस को मिडिल ईस्ट के इस वाले रीजन पे ध्यान रखने के लिए और रशिया से बचा के रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जगह थी। तो वो एक बहुत बड़ा था। इंडिया वॉज नॉन अलाइंड, वो एक अनादर रीज़न था, है ना। एंड द बिगेस्ट पार्ट वॉज नो वन वॉज श्योर ऑफ इंडिया स्टेबिलिटी। सच बता रहा हूँ मैं, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट उस समय लोगों को बहुत डाउट था कि इंडिया अपने आप को एक वन नेशन रख पाएगा। हमारी सोवराइनिटी, हमारी इंटेग्रिटी पे बहुत लोगों को डाउट था, ठीक है, बिकॉज वी वर स्टिल इन अ वेरी यंग नेशन एंड वी वर पुअर, ठीक है। तो ये डाउट था, तो इस कारण से भी यूएस को लगा कि भाई पाकिस्तान अच्छा पार्टनर है। एंड देन देयर वाज लाइक पश्तून बीइंग अ मार्शियल रेस, तो यूएस को किसी ने बताया कि भाई लड़ने वड़ने में भी सही रहेगा, तो इसलिए यूएस लीन टूवर्ड्स पाकिस्तान आफ्टर दैट। अब 1951 में पाकिस्तान में जनरल आयूब खान वहाँ के कमांडर इन चीफ वहाँ की आर्मी के बन के आए। आर्मी को तवज्जो मिलनी यहीं से स्टार्ट हो गई थी, जैसे आप देखेंगे, ठीक है। फिर 1954 में उन्होंने यूएस की बैकिंग के कारण सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया पाकिस्तान, टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड फ्रॉम द यूएस। 1955 में बगदाद पैक्ट हुआ, जिसमें इराक, टर्की, ईरान, यूके एंड इनडायरेक्टली यूएस, इन्होंने थोड़ा एंटी कम्युनिज्म स्ट्रैटेजी को एक बोल्स्टर किया, तो उसका भी हिस्सा पाकिस्तान बन गया, ठीक है। अब देखिए अयूब खान पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है। 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका है, ठीक है। और वो जो मसला है ईस्ट वेस्ट डिवीजन, तो 50-50 सीट्स डिवाइड कर दी गई है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, पर अभी भी पाकिस्तान चाहता है कि भाई उर्दू ही होनी चाहिए लैंग्वेज। तब तक इंडिया में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बन के 2 जनरल इलेक्शंस भी हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ये, है ना, बहुत बड़ी बात है ये। यही आपको डिफरेंस दिखाएगा इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। 1956 में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, 1958 में उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है, क्योंकि जनरल अयूब खान अब कू कर लेंगे। मतलब वहाँ पे जो कोई भी गवर्नमेंट थी उसको हटाएंगे, उनको साइड में करेंगे। पहले एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताता हूँ। ये कू में जो सिकंदर मिर्ज़ा थे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने पहले डिसॉल्व करा असेंबली को, और उन्होंने अब अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर CMLA अपॉइंट किया। 20 दिन बाद सिकंदर मिर्ज़ा को एग्जाइल किया गया लंदन, और अयूब खान ही बन गए वहाँ के प्रेसिडेंट। 58 में ये बने प्रेसिडेंट, एंड ही विल स्टे लाइक दैट अंटिल 1969 व्हेन ही इज़ फोर्स टू रिज़ाइन। उस पर हम आएंगे। आज का एपिसोड एक्चुअली हम उनके रेजिग्नेशन की जगह पर ही ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहला ही वहाँ पे कू से ही स्टार्ट हुआ, तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई, ठीक है। अब सितंबर 1960 में जनरल आयूब खान साइंड इंडस वाटर ट्रीटी। यूएन की मध्यस्थता थी, यूएन एक पार्टी, यूएन, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी। अच्छा, दुनिया भर में इट्स वेरी रेयर कि एक अपर आइबेरियन स्टेट का मतलब होता है कि जैसे आप देखिए पोर्टुगल और स्पेन वाला जो एरिया है उसको आइबेरिया कहा जाता है, ठीक है। तो अपर आइबेरियन स्टेट इस केस में इंडिया है। अपर आइबेरियन स्टेट इतनी ज़्यादा ऐसी ट्रीटी साइन करे जिसमें वाटर फ्लो इंडिपेंडेंटली वो चलाते रहे, ये बहुत रेयर देखा गया है। बट नेहरू जी ने सोचा भाई यहाँ पे लिबरल टर्म्स देंगे तो वहाँ पे थोड़ा कश्मीर वाले मुद्दे पे हमको कुछ रियायत देगा, मतलब होगा, आसानी होगी। बट देखिए नेहरू जी आई वुड से वॉज ड्रिवन बाय समटाइम्स ही वुड गेट नाइव, राइट। उनको थोड़ा कूटनीति इस तरीके से, मुझे लगता है कि अगर वल्लभ भाई उस समय भी होते तो ये बात कुछ अलग बनती। बट यहाँ पर नेहरू जी थोड़ा सा अगेन ही वॉज लाइक प्रॉब्ली अ लिटिल नाइव। जैसे ये ट्रीटी साइन हुए, अब आयूब खान थोड़े बदल गए इंडिया की तरफ। 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया। तब यूके ने पाकिस्तान को सजेशन भी दिया था कि भाई तुम ना इंडिया के साथ खड़े हो जाओ, बट पाकिस्तान डिड नॉट, ठीक है। उसके बाद जब 1965 में इंडिया पाक वॉर हुआ और पाकिस्तान वहाँ हार गया, अब अयूब खान एज़ यूजुअल, पाकिस्तान में ये बहुत पुराना चलन है कि हारने के बाद वो अपनी जनता को यही बताते कि हम जीत गए हैं, ठीक है। 1971 में तो बहुत खुल के हारे थे, मतलब इसलिए बता नहीं पाए, बट 65 में ये बताया गया कि हम जीत गए हैं।
एंड जीतने के बावजूद जब ताशकंद समझौता हुआ 1966 में, तो विद रशिया एज अ मीडिएटर, तो पाकिस्तान को कुछ लैंड नहीं मिला। तो लोगों ने पूछा भाई जीत गए फिर भी तुमको ट्रीटी में कुछ भी नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है। और इसके कारण से तब तक जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत डिस्कॉन्टेंट, उन्होंने बहुत वहाँ पे बखेड़ा खड़ा किया कि अरे भाई हम एक्चुअली हार गए हैं, बहुत डिस्कॉन्टेंट पैदा हुआ। तो जनरल अयूब खान अब 1969 में बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह आएंगे याहिया खान, ठीक है। और याहिया खान के नेतृत्व में, है खुद भी मिलिट्री डिक्टेटर ही, 1970 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में। कितने साल बाद? 23 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। और ये जनरल इलेक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, और इसके बाद एक बहुत टर्निंग पॉइंट आएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एंड देयर रिलेशनशिप विद इंडिया। अब वो सब और वहाँ से आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो आज की कहानी थी पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान किस तरीके से फॉर्म हुआ, किस बेसिस पे फॉर्म हुआ, और फिर 22-23 साल कैसे चला, क्या क्या हुआ वहाँ पे अंटिल 1970, जहाँ पे पहले जनरल इलेक्शन होंगे। अब जनरल इलेक्शन के बाद की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। अगले एपिसोड में प्रिटी मच वी विल फिनिश दिस होल साइड ऑफ पाकिस्तान पोस्ट इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान का हिस्ट्री और कैसे उसका इंडिया पे इम्पैक्ट आया वगैरह, वो सब अगले एपिसोड में हम ख़त्म करेंगे। उसके अगले एपिसोड पे हम कश्मीर मुद्दे पर आएंगे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।